बहुत मजा आया, 2 बोलिए साल बाद हुई थी। चलो स्टार्ट हो गया है। यस मैम। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर फोर्स। क्लास 10th। अब जब तक मैं पूछू ना कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? तो हमने 9th क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ा है बेटा कि फोर्स क्या होता है, बट मैं पहले फोर्स से स्टार्ट करवा रही हूँ। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज होता है बेटा जो बॉडी की साइज, शेप या स्टेट चेंज करता है। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन पे आ जाएगी। अगर बॉडी मोशन पे है, जैसे कि ये मोशन पे है और मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये रेस्ट पे आ जाएगी। या अगर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ नॉन रिजिड बॉडी पे तो उसकी शेप या साइज चेंज हो जाएगी। अब ये बताओ कि रिजिड और नॉन रिजिड किस किस को पता है या किसको नहीं पता है? यस मिस पता है। पता है तो ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होती है जिसको नहीं पता वो सुन लो। रिजिड बॉडी बेटा, माना मेरे पास कोई एक बॉडी है, इस पे मैंने लगाया है फोर्स, ठीक है? फोर्स लगाने पर जब इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है उन स्पेस का दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो चेंज ना हो तो उसको कहते हैं हम रिजिड बॉडी, ठीक है? नॉन रिजिड बॉडी, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उनके पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, ठीक है? उनके पार्टिकल्स जिस डिस्टेंस पे थे वो उस डिस्टेंस पे ना रह करके और क्लोज आ जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स क्या हो गए, अपनी जगह को उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम नॉन रिजिड बॉडी। ये दोनों किस किस को समझ में आ गया? यस मिस आ गया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ रिजिड और नॉन रिजिड के बारे में। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं यानी उनके बीच में जो स्पेस होता है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डस्ट है, ठीक है? मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, क्या आपको इसका साइज या शेप कुछ चेंज दिखा? नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जो भी पार्टिकल्स इसके बीच में रहे थे वो उनकी जगह चेंज नहीं हुई, ठीक है? यहाँ पे अगर ये पार्टिकल मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है तो ये ऐसे के ऐसे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे चेंज क्या हुआ बेटा? अभी बॉडी रेस्ट में थी तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये मोशन में चली गई, यानी साइज और शेप चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें चेंज नहीं हुआ है। ये बात समझ में आई? तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। अब आप ले लो बलून, ये है मेरे पास एक बलून, ठीक है? मैंने क्या किया बेटा, इस बलून पे ना इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया क्या चेंज होगा? इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसका साइज चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स थे वो क्लोज आ गए हैं, ठीक है? तो उसको कहा जाता है नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड और नॉन रिजिड दोनों क्लियर है? यस मिस। वेरी गुड। अब हमने पढ़ना है बेटा रिजिड बॉडी के बारे में, नॉन रिजिड अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो रिजिड बॉडी में हमें दो तरीके के मोशन देखने को मिलते हैं। जैसे ये है हमारी रिजिड बॉडी, ठीक है? इस रिजिड बॉडी में दो तरीके के मोशन हो सकते हैं। पहला मोशन हो सकता है बेटा क्या? ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड मोशन हमें मिलेगा रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है? तो यानी जब किसी रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी अभी ये है, अगर मैं इसमें फोर्स अप्लाई करती हूँ तो फोर्स अप्लाई करने पर हमें दो टाइप के मोशन दिखेंगे। फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन, सेकंड रोटेशनल मोशन। इतना क्लियर हो गया? यस मिस। यस मिस। ओके, तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में या लीनियर मोशन के बारे में? हम पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी बेटा, ठीक है? रिजिड बॉडी जिसकी शेप चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ लीनियर मोशन। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास है एक बॉडी,
मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, ये क्या हुई, आगे की तरफ जाने लगी। ठीक है, तो यानी कि जब हम किसी स्टेशनरी, यानी कि बॉडी अभी रेस्ट में थी, इसको बोलते हैं हम स्टेशनरी। जब बॉडी स्टेशनरी रिजिड बॉडी में, जब स्टेशनरी रिजिड बॉडी में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ में वो मूवमेंट हो रही है। अब वो स्ट्रेट पाथ में क्यों, क्योंकि मैंने फोर्स भी उस तरफ अप्लाई किया है। ठीक है, फिर से सुनो क्या बोला मैंने, जब स्टेशनरी यानी कि रेस्ट, अभी ये रेस्ट में है मेरी बॉडी, ठीक है, अभी तो मूवमेंट हो रहा है, एक सेकंड को, ऐसी है जैसे माना सोचो अभी ये रेस्ट में है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसी डायरेक्शन में अगर ये जाए, यानी कि स्ट्रेट पाथ में जाए, तो इसको बोलते हैं हम इस मोशन को, कौन सा मोशन, लीनियर लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ये मोशन किसको समझ में आया? यस मिस, आ गया। यस आ मैम। गया। ओके, वेरी गुड। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जब हम किसी रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, उस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस मोशन को कहते हैं हम लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बढ़ रही हूँ, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन समझाने से पहले बेटा मैं कुछ आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये है मेरे पास एक मार्कर। ठीक है, आपकी बुक में लिखा था पिवटेड पॉइंट। पिवटेड पॉइंट का मतलब होता है बेटा जहां से उसको फिक्स किया गया हो। ठीक है, मैंने इसको यहां से ना फिक्स कर दिया है अभी। ठीक है, अब देखो मैं फोर्स कहाँ कहाँ से अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया बेटा, और सब ये प्रैक्टिकल करो अभी के अभी। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो देखो इसको अच्छे से प्रेस करके रखना और फोर्स अप्लाई करो। क्या आपकी बॉडी रोटेट हो रही है? यस या मिस। जिस पॉइंट से मैंने इसको फिक्स किया है वहां से फोर्स अप्लाई करो, तो देखो क्या बॉडी रोटेट हो रही है? यहां से फोर्स अप्लाई करो एक बार और एक बार यहां से करो, और एक बार यहां से करो, तो देखो कि कहाँ पे आपको फोर्स सबसे कम लग रहा है। तो मैं पहले बता देती हूँ, फिर आप उसको करना। होता क्या है बेटा, जब मैं किसी बॉडी को पिवटेड कर दूं, यानी कि फिक्स कर दूं, और उसके बाद मैं फोर्स लगाऊं, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी बेटा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ओके। फिर से बता रही हूँ बेटा मैं रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। अगर किसी बॉडी को हमने एक पॉइंट में क्या कर दिया, पिवटेड किया है, यानी कि फिक्स किया, और वो बॉडी उसी पॉइंट में मूवमेंट या रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जब हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई करा है हमने, अभी फोर्स अप्लाई किया है, तो ये रोटेट हो रही है बेटा। ठीक है, इस फोर्स को अप्लाई करने पर जब बॉडी टर्न हो रही थी, इसको कहा है हमने टर्निंग इफेक्ट, और जो ये मोशन हो रहा था, इस मोशन को कहते हैं हम रोटेशनल मोशन। ये बात किस किस को समझ में आई? यस मिस, यस आ गई। मिस, आ गया। एक जगह से फिक्स कर लो, वेरी गुड। एक जगह से फिक्स करो, देन इसको फोर्स अप्लाई करो। अप्लाई करने में क्या होगा, ये पॉइंट ऐसे ही फिक्स रहेगा बेटा। अभी तो ये हिल रहा है ना, क्योंकि मैंने फिक्स नहीं किया है, मैं अपने हाथ से कर रही हूँ उसको। ठीक है, तो रोटेट करके देखो, तो ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है बेटा, ये घूम रहा है, यानी कि रोटेट हो रहा है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम टर्निंग इफेक्ट, और इस मोशन को कहते हैं हम रोटेशनल मोशन। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस मिस। लेकिन होता क्या है बेटा कि जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एक फोर्स अप्लाई करें हम, ये भी एक तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जब रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, तो सिर्फ फोर्स काफी नहीं होता, उसके लिए एक फैक्टर और होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क यानी अगर मैं इस मार्कर पे एक फिक्स पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रही थी, तो हम सिर्फ फोर्स को नहीं देख सकते, हमें एक और चीज देखनी होती है, एक फैक्टर और देखना होता है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का अदर नेम भी है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको एक और नेम बोलते हैं हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपकी बुक में बीच बीच में कहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले ही टर्निंग। अभी मैंने आपको बताया ना टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, तो वही है ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इस टॉर्क को हम पढ़ते हैं कि ये फैक्टर है क्या। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ आपको, ताकि आपको बाद में मुझसे पूछो, इससे पहले मैं खुद ही लिख देती हूँ।
तो टॉर्क को कहीं मैं टॉर्क लिखूंगी, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखूंगी तो कंफ्यूज मत होना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बेटा फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। अब फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं फिर से वहीं उस पेन पे, ठीक है। अब देखो, ये हमने एक मार्कर लिया था, मैं इसको यहीं पे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पिवटेड कर दिया था, यानी कि फिक्स कर दिया था। फिर मैंने क्या किया बेटा, इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, यानी कि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ। इतनी चीज क्लियर हो गई? Yes, miss. Yes, अब ma'am. यहाँ पे इनकी नेमिंग दी गई है बेटा, इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये लाइन बेटा जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो ये लाइन दिख रही है ना, फोर्स की तरफ एक्ट करती है, तो इसको हम नाम देते हैं, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इतना समझ में आ गया? ये है आपका Yes, miss. पिवटेड पॉइंट में एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बेटा, ये है आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक हो गया। हमने क्या बोला, फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक और फैक्टर था, वो था बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये होती है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी, अभी मैंने फिर से आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूंगी बेटा तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इसको मूवमेंट करवाने में, यानी कि ये बहुत जोर लगा के, फोर्स लगा करके तब ये रोटेट हो रहा है। लेकिन वही चीज अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये थोड़ा रिलीफ मिलेगा, फोर्स कम लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो फोर्स कम लग रहा है और रोटेट भी जल्दी हो रहा है। देखो, ये आप अप्लाई अपने एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे एक बारी ट्राई, ठीक है। इतना समझ में आया? Yes, तो हमने ma'am. देखा क्या जी, miss. हाँ बोलो। मिस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो जहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है। यस, वेरी गुड, यही मैं बताने वाली थी। तो अब मैंने इसको नेमिंग दे दी बेटा O, इसको नेमिंग दे दी मैंने P। कहने का मतलब O से लेकर P तक के बीच की डिस्टेंस को, इसको हम मेजर करते हैं बेटा। माना इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास 2 है, अभी चलो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको ना न्यूमेरिकल करवाऊंगी तब समझ में आएगा, ठीक है। तो OP इतना समझ में आया, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे जो अभी प्रतिष्ठा ने कहा, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा? OP। तो मैं इसको OP भी लिख सकती हूँ, या आप इसको OP को R लेट कर लो, आप R भी लिख सकते हो OP की जगह। इतनी बात समझ में आई? यस मिस। ठीक है, तो अब मैं पढ़ रही हूँ टॉर्क की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने कहा कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ? ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कह रहे हैं बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं बेटा रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है? मैम कैन यू वंस अगेन एक्सप्लेन टॉर्क? ऑफ कोर्स। यहाँ पे हुआ क्या, क्या समझ में नहीं आया लक्ष्य? मैम मैम वो यस मैम। ओके, कुछ नहीं है बेटा, अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी ना तो आपको और इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। फिर से मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे एक नहीं समझ में आया। क्या बोल रहे हो मैम? टर्निंग इफेक्ट नहीं समझ में आया। टर्निंग इफेक्ट नहीं समझ में आया? ओके, फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने एक, देखो बेटा अगर आप किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हो ना, इसको छोड़ो अभी, फिर से ये है आपकी एक बॉडी, हमने क्या करा, इसको रोटेट करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। खुद सोचो बेटा कि अगर हम सिर्फ फोर्स के बारे में बात करें तो क्या हमारा टर्निंग इफेक्ट निकल सकता है? टर्निंग इफेक्ट डिपेंड किस पे करेगा बेटा? हमारे फोर्स पे जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा डिस्टेंस पे भी तो करेगा। अगर मैं फोर्स यही जो फिक्स पॉइंट है यहीं से अप्लाई करूं तो क्या मेरी बॉडी मूवमेंट करेगी, रोटेट होगी? नहीं। नो तो ये पता कैसे चल रहा है हमें? क्योंकि हम टर्निंग इफेक्ट निकाल रहे हैं। पहले फोर्स तो हम अप्लाई कर ही रहे हैं बेटा, ऐसे भी कर रही थी मैं फोर्स अप्लाई, तो
लेकिन हम रोटेशनल मोशन को देख रहे हैं जिसमें कि हमें दो चीजें कंसिडर करनी है, फर्स्ट फोर्स एंड सेकंड हमें टॉर्क को कंसिडर करना है, क्योंकि बिना टॉर्क के तो बेटा रोटेशनल मोशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? किसका क्वेश्चन था ये? यस मैम। ओके, नहीं किसी ने पूछा था ये, तो यहाँ पे वही समझा रही हूँ दोबारा, टर्निंग इफेक्ट। ये है आपका फिर से फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मैं फिक्स ही लिख रही हूँ, पिवटेड पॉइंट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। फिक्स पॉइंट, इस पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको हम नाम क्या दे रहे थे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं फोर्स कर रही हूँ बेटा, चाहे मैं फोर्स यहाँ से अप्लाई करूं, चाहे फोर्स मैं आगे से अप्लाई करूं, चाहे फोर्स मैं यहाँ से अप्लाई करूं, तो जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनेगी ना, तो तीनों में बनने वाली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में बनेगी। डिपेंड करेगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी फोर्स उतना ज्यादा ही तो लगेगा बेटा। यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगी तो इसकी कंपैरिजन में फोर्स थोड़ा कम लगेगा, और यहाँ तो फोर्स और कम लगेगा। आप इसको एक बार Yes, ma'am. प्रैक्टिकल तो करो, ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल करो। अब देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो Okay, कहने का मतलब जो आपका टॉर्क होता है वो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी कि इनका प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गया? अब मैं न्यूमेरिकल करवाने, चलो पहले एक चीज और समझा दी थी, फिर न्यूमेरिकल करवाती हूँ। यस मिस, अगर हम लोग फोर्स कम लगा रहे हैं तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी कम होगी, उसकी लेंथ। अगर फोर्स हम कम लगा रहे हैं तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कम होगी, यानी अगर मैंने फोर्स यहाँ पे 2 न्यूटन लगाया तो आप ये कह रहे हो कि जो लाइन ऑफ, ये देखो बेटा, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमें। जो आपका टर्निंग इफेक्ट यानी कि जो आपका रोटेट कर रही है ना, रोटेशनल मोशन हो रहा है, वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ पहले, चलो वो डाउट फिर तुम्हारा क्लियर ही हो जाएगा, यूनिट्स वगैरह बाद में देखते हैं। चलो, ये माना मेरे पे एक बॉडी है, अभी मैं फिर से उसी मार्कर को बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, इसमें एक पिवटेड पॉइंट बना देती हूँ और एक फोर्स बना देती हूँ। एक फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स यहाँ से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यस, ये है आपकी लाइन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोनों को मैं एक साथ ही लिख रही हूं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस माना 10 मीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस माना 30 मीटर है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं फोर्स देखो कैसे अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे भी मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और यहाँ पे भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ दोनों पे, तो हमें निकालना क्या है? टॉर्क। टॉर्क किसका ज्यादा आने वाला है और किसका कम आने वाला है। तो लक्ष्य, आप मुझे ये बताओ कि टॉर्क की वैल्यू किसकी ज्यादा आने वाली है? लक्ष्य है मैम क्लास जिसमें में? ज्यादा फोर्स लगेगा। नो। जोया? Ma'am, can you please repeat the question? मेरा क्वेश्चन ये था बेटा कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास या कोई बॉडी है, यहाँ पे है आपका पिवटेड पॉइंट, ठीक है, जिसको हमने कह दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है हमारे पास फोर्स, यहाँ पे भी मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, यानी ये है मार्कर। एक जगह से मैं यहाँ से फोर्स लगा रही हूँ और एक यहाँ से फोर्स लगा रही हूँ, और फोर्स जो लगा रही हूँ दोनों सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। डिस्टेंस जो है वो थोड़ी क्या है, यहाँ 10 मीटर है और यहाँ थोड़ा ज्यादा लिया मैंने 30 मीटर। वेरी गुड प्रशांत, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। क्वेश्चन क्या था Ma'am, मेरा? 30. हाँ, क्या क्वेश्चन था कि टॉर्क कहाँ ज्यादा होगा, टॉर्क की वैल्यू किस में ज्यादा आएगी? ऑब्वियस है जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। अभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप इस मार्कर को रखो और फोर्स यहाँ से अप्लाई करो। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है और यहाँ से करो फोर्स बहुत कम लग रहा है, लेकिन अभी तो हमने फोर्स सेम लगाया है। तो वो कह रहे हैं अगर आप फोर्स सेम लगा रहे हो 5 न्यूटन का, तो बताओ टॉर्क की वैल्यू किसमें ज्यादा आने वाली है? जहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इस न्यूमेरिकल को करो जल्दी से सॉल्व। टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
चलो फोर्स कितना दिया है? 5 5 न्यूटन न्यूटन इनटू 5 डिस्टेंस कितनी दी है? पहले वाली की निकाल लेते हैं। 10 मीटर 10 मीटर यस मैम कितना आया? 50 न्यूटन मीटर। पहले वाले का समझ में आ गया? यस मैम वेरी गुड। सेकंड वाले का ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकंड में थोड़ा कैमरा नीचे कर देते हैं। हाँ, यहीं पे ले लेते हैं। मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ बेटा, सेकंड वाले का निकाल लेते हैं। ओके, तो फोर्स कितना है आपके पास? 5 One. न्यूटन, सेम है फोर्स। डिस्टेंस ma'am. कितनी है? 30 meters 30 मीटर। चलो जल्दी से Yes, निकल जाओ। ma'am. 5 3 जा 15 0 न्यूटन मीटर। 150 Newton अब मुझे ये meters. बताओ बेटा, सेम फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू किसकी ज्यादा आई है? मैम Second जहाँ one. पे डिस्टेंस ज्यादा है जहाँ पे 30 कम meters. फोर्स की लगा डिस्टेंस ज्यादा है, जिसमें तो डिस्टेंस ज्यादा होने से क्या हुआ? टॉर्क की वैल्यू ज्यादा आई। तो यही तो समझा रही हूँ मैं आपको। फोर्स तो आप अप्लाई कर ही रहे हो बेटा, लेकिन जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना अमाउंट ऑफ टॉर्क डी ज्यादा। दिख रहा है ना आपको खुद से? 50 और 150। Yes. ये बात किस किस को क्लियर हुई? Yes मिस आ गया. मिस हो गए। मैम आ गया वेरी गुड। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो बार बार आप ये रीड करोगे तो समझ में आएगा। वो एकदम से नहीं आता। फिजिक्स सबसे टफ होती है बेटा बच्चों के लिए, ठीक है? तो आप ये मत सोचो कि नहीं आ रहा है समझ में, आराम से आएगा वो, ठीक है? अब देखते हैं हम, जो मैं पढ़ाने जा रही थी लेकिन आपने पहले पूछ लिया तो पहले मैंने न्यूमेरिकल करा दिया साथ में। ये क्वेश्चन आया है बेटा, हाँ, पेपर में, न्यूमेरिकल कि डिस्टेंस अगर इतनी है या इतनी है तो क्या होगा, ठीक है? ये न्यूमेरिकल हम जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बेटा हम, अच्छा पहले है आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। अब किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? किस किस फैक्टर पे Force. डिपेंड कर रही है? फोर्स। मैम वेरी फोर्स गुड। सेकंड, मैम डिस्टेंस वेरी नाइस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम और उतना टॉर्क ऑफ अमाउंट ऑफ टॉर्क ज्यादा। इतना बात क्लियर हो गई? यस Yes मैम मिस. ठीक है। फिर अब हम देखते हैं, ये तो पढ़ लिया हमने फैक्टर अफेक्टिंग। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम मेजरमेंट। रोया गायब हो गए। मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। ये क्या है? फिर से वही, इसके लिए हमें क्या चाहिए? अगेन फोर्स एंड डिस्टेंस। वो भी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, ठीक है? तो हम मेजरमेंट पूछ रहे हैं ना बेटा, तो देख लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू, फिर से अगेन वही फॉर्मूला है, ये लर्न करना है क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक की? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स अप्लाइड Line of force. इतना क्लियर हो गया ना? Yes यस ma'am. मैम ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बेटा इसकी यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट क्या है? इतना हो आ रहा है ना बेटा? मैं जल्दी तो नहीं करवा रही हूँ ज्यादा? नो मैम ओके, यूनिट। अब यूनिट क्या है? आपने हर किसी की यूनिट देखी है तो इसकी भी देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स की या टॉर्क की। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये, ठीक है? तो टॉर्क का फॉर्मूला पहले फिर से लिख देते हैं। अब तक तो लर्न हो गया होगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसको, ठीक है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई Newton. यूनिट, वेरी गुड। Newton. डिस्टेंस की क्या होती है? Meter. मीटर तो हमारा टॉर्क की एसआई यूनिट हो गई है न्यूटन मीटर। Newton meter. अच्छा, सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन Dyne. सेंटीमीटर, ठीक है? Yes miss. अब अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाले तो वो कैसे निकाल सकते हैं? यूनिट्स लर्न हो गई साथ साथ? Yes miss. यस मैम वेरी गुड। मैं यूनिट सबसे ऊपर लिख देती हूँ। हमारे पास एसआई यूनिट थी न्यूटन मीटर और सीजीएस यूनिट है हमारे पास डाइन सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच में रिलेशन देखना है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूटन मीटर और यहाँ पे लिख देती हूँ डाइन सेंटीमीटर। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? या आपने 9th में पढ़ा है, 10 की 10 to the power 5 5 dyne. अब हम आते हैं मीटर की तरफ और सेंटीमीटर की तरफ। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर
100 या इसको सेंटीमीटर। मैं ऐसे लिख दूं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। Yes, ma'am. तो फिर 1 न्यूटन मीटर में कितने डाइन सेंटीमीटर होते हैं? कितने? 10 to the power 7। 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर प्लस कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये Yes, समझ miss. में आया? Yes, Yes, ma'am. डाइन Yes, और सेंटीमीटर miss. के बीच में कोई साइन नहीं ना बेटा, मल्टीप्लाई है तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। ओके, Yes, miss. वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर यूनिट कौन कौन सी है। अब अदर यूनिट है इसकी, यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। अदर यूनिट फर्स्ट है बेटा आपकी KGFM, यानी किलोग्राम फोर्स मीटर। दूसरी है ग्राम फोर्स मीटर, ग्राम फोर्स मीटर। अगर माना बेटा आपके पास न्यूमेरिकल आता है कोई और आपका आंसर आ रहा है 16, आपकी बुक में देखा था मैंने न्यूमेरिकल एक जगह लिखा था 16 kgf, इसको अगर बोला उन्होंने कि kgfm, इसको कन्वर्ट करो आप न्यूटन मीटर में, कैसे करोगे? तो आपके पास बुक में ही है बेटा सब कुछ लिखा कि 1 kgfm हमारा 9.8 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो बताओ 16 kgfm कितने न्यूटन मीटर के इक्वल होगा? 16 into 9.2। कर दी कैलकुलेशन? मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की। 1 Ma'am, kgf 156.8. वेरी नाइस, 156.8 न्यूटन मीटर। हमने क्या करा बेटा, आपने मैथ में अच्छे से पढ़ा होगा, अगर 1 kg पोटैटो की वैल्यू 10 रुपीज है तो बताओ 2 kg की कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस है मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो हमने भी इसको ऐसे ही किया है। हमने क्या किया, 16 into 9.8 लिखा एंड देन मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया 156.8 न्यूटन मीटर। तो कर लोगे न्यूमेरिकल में ये सॉल्व? Yes, miss. Yes, ma'am. वेरी गुड। इसी तरीके से 1, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 ग्राम फोर्स मीटर में कितने डाइन सेंटीमीटर होते हैं? तो वो होते हैं 980 डाइन सेंटीमीटर। क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि 2 ग्राम FM फोर्स मीटर को इसमें चेंज करो, तो क्या करोगे? वही मल्टीप्लाई 2 into 980, तो आपका आंसर आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर में। Yes, ये miss. बात किस किस को क्लियर हो गई? Yes, miss. आ गया। हो गई। वेरी गुड। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो किस किस को समझ में आया? Yes, miss. आ Ma'am, गया। आ गया. Yes, Very मैं आ good. गया। अब एक चीज और है बेटा, देखो मैं क्या कर रही हूँ, इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? फोर्स में किस तरफ लगा रही हूँ? देखो ऐसे लगा रही हूँ। तो ये ना जो फोर्स होता है बेटा, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो हमें ये पता है, अगर नहीं पता तो टॉर्क हमारी बेटा एक जगह कहीं लिखा था वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं पता तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें समझ लेना, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी जिसकी क्या क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, Magnitude. दूसरा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। तो टॉर्क Yes. में बेटा अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वो तो हमें मिल रहा है किससे? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, राइट? Yes, ma'am. लेकिन हमें डायरेक्शन Yes, कैसे yes. निकालनी है? तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास 2 है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ Yes, से yes. या इस तरफ से। तो पहले ले लेते हैं हम कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करती है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी, पता है ना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? Yes, ma'am. Yes. ये क्या है? अभी मैं इसको इस तरफ से डायरेक्शन दिखाइए, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? Ma'am, anti-clockwise.
वेरी I'm गुड, anti-clockwise. वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी तो इस मोमेंट ऑफ फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहा जाता है। बस छोटी सी डेफिनेशन और कुछ नहीं है। इसका साइन है बेटा पॉजिटिव, यानी अगर न्यूमेरिकल में आपको मिलता है कोई क्वेश्चन कि ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है, तो जैसे ही आपका आंसर आता है 2 न्यूटन मीटर, साइन लगा देना पॉजिटिव का। ठीक है। यस अगर कहते हैं कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगी, ऐसे। तो क्लॉकवाइज के लिए आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज अगर बॉडी आपकी क्लॉकवाइज टर्न करेगी तो इस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्लॉकवाइज मोमेंट कह रहे हैं। इसका साइन कौन सा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव साइन यूज करना है। क्लास ओवर होने वाली है बेटा, ओके। तो इतना समझ में आ गया। यस मिस। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा बेटा टॉर्क क्या होता है, आज हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है, आज हमने पढ़ा रिजिड बॉडी क्या होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि परसों मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी इसके, पहले इतना रीड करोगे आप लोग, ठीक है। रिजिड बॉडी, जब ये है आपकी रिजिड बॉडी यानी कि सॉलिड समझ लो, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, फोर्स अप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके पार्टिकल्स में। लेकिन इसी तरीके से अगर यहाँ पे बलून होता तो मैं उसको फोर्स लगाती तो उसकी क्या हो जाती, साइज और शेप चेंज हो जाती। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी बॉडी तो मूव नहीं करेगी, क्योंकि देखो क्या है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ से भी मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से भी 5 न्यूटन का, तो क्या आपको कहीं मूवमेंट दिख रही है इसमें, नहीं दिखेगी, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इसके पार्टिकल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी, ठीक है। लेकिन मोशन जरूर होगा, देखो ये रेस्ट में थी तो ये मोशन में चली गई, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो चली जाती है रेस्ट में। जैसे एक बॉल है, अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये लुढ़कती 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 एक जगह पे चली जाएगी। जैसे ही मैंने क्या करा, इसमें अपना लेग फंसाया यानी कि लेग लगाया, तो ये क्या करेगी, हो सकता है रुक जाए, हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर दे। क्या हुआ, पहले बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, मैंने फोर्स लगाया, मोशन में चली गई। चलती हुई बॉडी को मैंने फोर्स लगाया अगेन, तो वो क्या हुआ बेटा, 1 मिनट के लिए वो स्पीड स्लो कर देगी और डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है या तो रुक सकती है। यानी फोर्स क्या है बेटा, एक ऐसा फिजिकल कॉज है, जब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई करने पे मोशन में चली जाएगी, या कोई बॉडी मोशन में है, फोर्स अप्लाई करने में रेस्ट में आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया रिजिड बॉडी के बारे में। यस मिस। रिजिड बॉडी में हमने 2 मोशन पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था कौन सा मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, और दूसरा पढ़ा था हमने रोटेशन। रोटेशनल रोटेशनल मोशन। मोशन। रोटेशनल मोशन में फिर से वही नॉर्मल सा एक एग्जांपल है बेटा, मैं यहाँ पे उसको फिक्स कर रही हूँ। अगर आप फोर्स लगाते हो यहाँ से, तो मैं बहुत फोर्स अप्लाई कर रही हूँ बेटा, देखो ये रोटेट कैसे हो रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रखा है। लेकिन अगर ऐसे ही मैं यहाँ से करूंगी तो आराम से टर्न हो रहा है, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम लगेगा। इतना क्लियर हुआ। यस मैम। पिवटेड पॉइंट समझ में आ गया, यस मैम। यस मिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया, यस मैम। यस ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ गई, यस मैम। यस मिस। टॉर्क समझ में आ गया, यस मैम। यस मिस। वेरी गुड। यूनिट समझ में आ गई, यस यस मैम। मिस। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया। यस यस मैम। मिस। न्यूमेरिकल जो मैंने आज करवाया, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स में आपको दिए हैं, वो न्यूमेरिकल आपको घर से करने हैं। इतना समझ में आ गया। यस यस मैम। मिस। अब हम नेक्स्ट 19 को पढ़ने वाले हैं बेटा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ओपन एंड शट डोर है, और भी एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम। हैंडल पढ़ेंगे कि इतना डिस्टेंस में क्यों लगाते हैं। अच्छा, आपने अगर टाइम है तो देख लेते हैं। आपने डोर देखा है ना, अभी सब अपने डोर पे ध्यान दो, ठीक है। डोर में हैंडल देखो जरा, जो हैंडल है पकड़ने जिसको हम खोलते हैं, वो देखो डिस्टेंस में लगा है बेटा। हिंज देखो कहाँ पे है उसका, और उसका डिस्टेंस देखो ज्यादा है। अगर वही हैंडल में बीच में लगा देती तो क्या आप आराम से उस डोर को खोल पाते? नो मिस। नहीं खोल पाते। ये है मेरे पास, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट आई एम ट्राइंग, ओके। ये है आपका ठीक है,
यहाँ पे है बेटा ये हिंज, यानी कि यहाँ पे फिक्स हो रखा है, तो इसको तो हम कह रहे हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे लगा है बेटा हैंडल। सोचो अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, वन मोर क्वेश्चन, अगर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करूँ बेटा, तो क्या ये जो मेरा डोर है ये खुल जाएगा, क्या ओपन हो जाएगा? नो मिस। ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, देखो ऐसे करके, तो क्या ये डोर ओपन होगा? नहीं होगा। आप एक्सपेरिमेंट करना, जहाँ पे हैंडल है उसमें इसके थ्रू, एक्सेस ऑफ रोटेशन के थ्रू फोर्स लगाना, ओपन नहीं होगा, वो फोर्स नहीं लगेगा उसमें। तो आपको फोर्स कैसे लगाना है? परपेंडिकुलर लगाना है। तो एक बार उसको खोल के देखो या बंद करके देखो। यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे या यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, कहाँ पे फोर्स अप्लाई करने पर आपका डोर बिना ज्यादा फोर्स के, कम फोर्स के खुल जाएगा? सोचो। मैम मिस जहाँ पहले पर वाले ज्यादा डिस्टेंस होगा। वेरी गुड। तो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, तो इट मींस यहाँ पे कम फोर्स लगा करके मेरा जो हैंडल है उससे मैं इजीली उस डोर को ओपन कर सकती हूँ। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं बेटा, रोटेशनल मोशन में हम पढ़ क्या रहे हैं? फोर्स तो मैं अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस पे भी तो फर्क पड़ रहा है, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। समझ में आया? यस मिस। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तब तक के लिए आपको ये सब कुछ एक बार और समझना है। जो डाउट्स होंगे मुझे भेजते रहो मैसेज में, एक ही दिन पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके यस मैम। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी होली। थैंक यू मैम। थैंक यू मिस। हैप्पी होली। हैप्पी होली।